आज का दिन जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब दोनों के लिए यौम हिसाब था। नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर दो बड़े रेफरेंसेस थे, एक अल अज़ीज़िया और हिल मेटल्स का, जो उनके साहबजादे हुसैन नवाज़ क्लेम करते हैं कि उन्होंने ये मिल्स बनाई उन पैसों से जो उनको दादा की विरासत से मिले। उसकी मनी ट्रेल डे वन से मुतनाज़ा थी और वो नैब रेफरेंसेस जो था उसकी बुनियाद यही थी कि ये असल में बेनामीदार थे, मालिक पीछे नवाज़ शरीफ थे। आज जो ऑर्डर किया एहतसाब अदालत ने कहा कि हुसैन नवाज़ तो पेश ही नहीं हुए और पिछले कई सालों में जो आमदन कमाई हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट ने उसका 88% हिल मेटल ने या हुसैन नवाज़ ने वो पैसा जो था नवाज़ शरीफ साहब को दे दिया और नवाज़ शरीफ साहब ने आगे अपनी बेटी को दे दिया। ये उसकी बुनियाद है उस केस की। और उन्होंने कहा कि क्योंकि उन बच्चों की या नवाज़ शरीफ की 2001 में या 2005-06 में जब अल अज़ीज़िया इस्टेब्लिश हुई, जब हिल मेटल इस्टेब्लिश हुई, उस वक्त इतनी आमदन थी ही नहीं, तो इसलिए ये वसाइल जो हैं ये करप्ट प्रैक्टिसेस से कमाए गए हैं और उनको 7 साल के लिए सज़ा दी है, कैद की सज़ा नवाज़ शरीफ साहब को, और 1.5 अरब रुपए और $25 मिलियन का जुर्माना उनके ऊपर आयद किया है। दूसरा फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट का था, उसमें उनकी बरियत का ऐलान किया गया। फ्लैगशिप ऑफशोर कंपनीज़ का केस है और उसी में कैपिटल FZD आती है और कैपिटल FZE के ही जो तनख्वाह उन्होंने वसूल नहीं की या की, जैसे भी बेटे से उनका उन्होंने कहा था ये एसेट है जो आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ अपनी इनकम स्टेटमेंट में, और उनकी डिसक्वालिफिकेशन की वो वजह बना था पनामा केस के अंदर। आज उसमें फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट की उनकी बरियत का ऐलान हुआ। लेकिन एक चीज़, एक केस इसका पढ़ के उसके मेरिट्स के ऊपर, तभी वो अपील में जाएंगे हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर, तो तफसीलात और सामने आ जाएंगी और सवाल जवाब भी आ जाएगा। जो अफसोसनाक पहलू था नवाज़ शरीफ के पहले 2 अदवार का, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो इनकम टैक्स अदा नहीं करते थे। उनकी इनकम टैक्स रिटर्न जो फर्स्ट 2 टर्म्स की एज़ प्राइम मिनिस्टर हैं अगर जमा कर ली जाए, 5 साल के कुछ अरसा जो उन्होंने हुकूमत की, वज़ीर आज़म पहली टर्म और वज़ीर आज़म दूसरी टर्म, 1000 से कम पैसे उन्होंने इनकम टैक्स की मद में अदा किए थे। तो आज इस केस की बुनियाद बनाया है उस जज ने कि 2001 में उनकी तो इनकम ही इतनी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जो स्टील मिल है वो इस्टेब्लिश कर सकते। अल अज़ीज़िया का जो उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि 2001 के हिसाब से तकरीबन $6 मिलियन उसकी लागत आती है उसको सेटअप करने के लिए, और हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट जो 2005-06 में कायम की गई, उसका ख्याल है उनका कि $16.82 मिलियन उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आती है। और फिर जो कतरी ख़त था, और कतरी जो बाद में आया भी नहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने गवाही देने के लिए, वो उनके लिए एक गले का फंदा साबित हुआ इस सारे केस में। एक बैड मूव थी उनके वकला की जानिब से जिसका उनको नुकसान हुआ। लेकिन केस के अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या वो काफ़ी थी, ये आज के प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों से पूछेंगे, क्योंकि हमारा ख्याल ये है कि कुछ चीज़ों के ऊपर एज्यूम किया गया है, बज़ाहिर ये तासुर है, लेकिन मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा राय नहीं दूँगा। दूसरा, आसिफ अली जरदारी के ऊपर जो फेक अकाउंट्स का मामला चल रहा है, उसके ऊपर आज मेरे ख्याल में नवाज़ शरीफ वाले मामले में जो JIT की रिपोर्ट थी पनामा केस में, उसकी बनिस्बत जो FIA की रिपोर्ट है ज़्यादा सॉलिड नज़र आती है। FIA ने रिपोर्ट्स जो जमा करवाई हैं, तकरीबन 9 बॉक्सेस हैं टोटल बड़े जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवाए हैं। उसकी ब्रीफ समरी भी उन्होंने दी, जो कोर्ट ने कहा कि इनको बड़ी स्क्रीन के ऊपर चलाएं ताकि सारे देख सकें, और इसके अलावा उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट भी है और उसके एनेक्सर्स भी हैं। एनेक्सर्स सारे जो हैं उसकी एक कॉपी वहाँ कोर्ट में रखवाई गई कि मीडिया को दें। कुछ कॉपीज़ हमारे पास दस्याब हैं, ये जैसे आपको एक पाक लेन, ये बहुत सी उनकी कंपनीज़ इन्होंने डिग आउट की हैं FIA वालों ने। यहाँ आसिफ अली जरदारी के आपको सिग्नेचर्स नज़र आ रहे हैं। बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर फरियाल तालपुर के नाम से वो लेन देन होता हुआ नज़र आ रहा है। जो इसकी ब्रॉड फाइंडिंग्स हैं, ब्रॉड फाइंडिंग्स अगर FIA के पास इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की रिपोर्ट है। बगैर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जिन्होंने बनाई है फिर उनको पकड़ लेना चाहिए, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो जो लोग इन्वॉल्व हैं इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, फिर उनको पकड़ लेना चाहिए। क्योंकि ये रिपोर्ट कहती है कि बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई, कोई 42-43 बिलियन की 32 फेक अकाउंट्स के ज़रिए, जहाँ पर असल में जो बेनिफिशियल ओनर था या जो ट्रांजैक्शन करने वाला था वो पीछे तो और था, जरदारी ग्रुप था या बहरिया टाउन थी या ओमनी ग्रुप था, लेकिन किसी फालूदे वाले किसी मैकेनिक के नाम के ऊपर अकाउंट्स खुलवाए गए और उसको यूज़ किया गया। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस के अंदर भी उसका तज़किरा भी किया है। तो फिर वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वो कंसर्न बैंक जिसमें समिट बैंक भी है, ओमनी बैंक भी है और दीगर बैंक्स भी हैं, उनके लोगों को इन पॉलिटिशियंस को हाथ डालने से पहले उनको पकड़ना चाहिए, उनको अंदर डालें कि जो स्टेट बैंक के रेगुलेशंस की क्लियर कट वायोलेशंस है। एक इसकी मेन फाइंडिंग ये है कि जो सिंध बैंक है, सिंध बैंक अपना एक्सपोजर एक क्लाइंट के ऊपर 4 अरब से ज़ायद कर ही नहीं था सकता, और उसने 24 अरब की लोनिंग की हुई है एक ही क्लाइंट को, सिंगल क्लाइंट को।
तो स्टेट बैंक का इस अरसे में आंखें बंद करके सोया हुआ था, उसको नज़र नहीं था आ रहा, उसको कोई पाबंदी पट्टी बांध दी थी किसी ने आंखों में। मेरे तो उससे बड़ा सवाल ये आंखों में है कि अगर ये वाकई ऐसे ही है कि 24 अरब उसने एक ही क्लाइंट को दिया हुआ है, तो जिस अरसे की ये ट्रांजैक्शन है उस अरसे में जो भी स्टेट बैंक गवर्नर था, वो A, B, C कोई भी हो सकता है, उसको पकड़ के अंदर बंद करे, उसे पूछे भाई तुझे गवर्नर स्टेट बैंक क्यों लगाया था? अगर 24 अरब हो गया, इतना बड़ा एक्सपोजर एक ही क्लाइंट को है, तो आप क्या कर रहे थे? इसके अलावा फॉरेन एसेट्स के कुछ ऐसी इन्होंने डिटेल्स निकाली हैं जो इनका दावा है कि फरियाल तालपुर के ये एसेट्स हैं। इनका एक ड्राइवर है, उसके नाम के ऊपर हमीद सोमरो शायद उसका नाम है अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, उसके नाम के ऊपर ये ख़रीदी गई जायदादें, और जनरल पावर ऑफ अटर्नी फरियाल तालपुर के पास थी। और ये जब रिसेंटली हुकूमत पाकिस्तान ने एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम निकाली तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ जो थी उसको डिक्लेयर किया गया, जो इन्होंने अपनी रिटर्न्स के अंदर नहीं दी हुई, और जो इन्होंने इलेक्शन लड़ते हुए भी अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स के अंदर भी अपनी जायदादें दिखाई, उसमें भी नहीं दिखाई। इसी तरीके से आसिफ अली जरदारी की ऑफशोर कंपनी और कुछ ऐसे असासे दिखाए गए हैं, लाइक बहरिया टाउन के अंदर उनका एक आइकन टावर एक बहुत बड़ा मंसूबा है, जिसके मतलब इन्होंने कहा कि 50% शेयर होल्डिंग जरदारी ग्रुप के पास है। और उनका जो सन इन लॉ है रियाज मलिक का, उसको भी रियाज मलिक को भी ओमनी ग्रुप के तो कुछ लोग पहले ही पकड़े हुए हैं, लेकिन उन दोनों के भी वारंट जारी हो गए हैं। और साथ उनकी जो जायदाद की लेन देन है सिर्फ ओमनी ग्रुप की नहीं, बहरिया टाउन की भी जो है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी आयद की है, क्योंकि अगर कुछ ऐसे असासे हैं जो अरबों रुपए के लेन देन गैर कानूनी तरीके से हुआ है या लूट लिया गया या बैंकों का पैसा डिफ़ॉल्ट करने वाला है कोई बंदा, तो उसके ऊपर पकड़ करने के लिए ज़रूरी है कि उसके असासे कोई वो बेच के पाकिस्तान से भाग ना जाए। तो आज बहरिया टाउन के ऊपर भी पाबंदी है, ओमनी ग्रुप के ऊपर भी पाबंदी है। और एक और शख्स जिसको बहुत परेशान होना चाहिए अगर इस FIA की रिपोर्ट में कोई जान है, वो है इस वक्त चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह, जिनको फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से भी रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया कि उन्होंने कुछ ऐसी वायलेशंस की जिससे सिंध हुकूमत को और ख़जाने को नुकसान पहुंचाया, और फिर चीफ मिनिस्टर की हैसियत से भी जरदारी ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ख़जाने को नुकसान पहुंचाया। और क्लियर कट उन्होंने ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई किए हैं, शुगर मिल का केस है, कैप्टिव प्लांट्स का केस है या कोई दीगर केसेस हैं। तो ये मामला काफ़ी टेढ़ा होने जा रहा है आइंदा आने वाले दिनों में।